दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा जय हिंद भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उन्हीं का था, जो उस समय लोगों के मन में देश की आजादी के प्रति एक गजब की ऊर्जा भर देता था। दोस्तों, नेताजी की उपाधि से सुशोभित नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ऐसे बहुत सारे प्रेरणादायक नारे आजादी के समय दिए गए, जिनको आज भी सुनने पर हमारे शरीर में ऊर्जा और देश के प्रति महान प्रेम जागृत हो जाता है। इन्हीं क्रांतिकारी विचारधारा के सहयोग से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो पाया। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हमें आजादी सिर्फ अहिंसा पर चलकर प्राप्त नहीं हो सकती है। आजादी के इस सफर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था। नेताजी के पिता का नाम जानकीनाथ बोस व माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस कुल 14 भाई बहन थे। इनकी 6 बहन व 7 भाई थे। सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक पढ़ाई कटक के स्कूल में हुई। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद भी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। वर्ष 1916 में जब वे बीए के छात्र थे तो किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 वर्ष के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद इनकी शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से हुई, जहां इनका दूसरा स्थान आया। इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लिए भेज दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज में जाना मानो एक सपना ही था। उसके बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया, जो उनकी योग्यता और उनकी मेहनत का एक पहला प्रमाण था। उन्होंने अपने जीवन की पहली बड़ी सफलता अर्जित कर ली, लेकिन उनका मन, उनका विचार हमेशा लोगों की सेवा, देश की जनता के प्रति कार्य करने के लिए आतुर रहता था। वो लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करना चाहते थे। भारत देश में उस समय हैजा, प्लेग जैसी बड़ी महामारी का प्रकोप था। सुभाष चंद्र बोस बिना किसी की परवाह किए हुए लोगों के लाख समझाने के बाद कि आप इतने अच्छे कैरियर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने सिविल सर्विसेज में 4था स्थान भी प्राप्त किया है, इन सब बातों को दरकिनार कर उन्होंने हैजा जैसी महामारी में लाखों लोगों की संख्या में मरे हुए शवों को अंतिम संस्कार कराने के लिए उनके परिजनों का भरपूर सहयोग किया। दोस्तों, बात है वर्ष 1921 की, जब भारत में राजनीतिक गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर थी। तब इन्होंने अपनी सिविल सर्विसेज को छोड़ने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी जी का पूरा सम्मान उनके दिल में था। सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी विचारधारा के थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार बिल्कुल विपरीत थे, लेकिन ये दोनों महान विभूति जानते थे कि उनका मकसद, उनका उद्देश्य एक ही है, यानी देश की आजादी। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता से सुभाष चंद्र बोस जी ने ही संबोधित किया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया, और यह नीति गांधीवादी आर्थिक विचारधारा के अनुकूल नहीं थी। आंतरिक मतभेदों के चलते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और उसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नजरबंद कर दिया, लेकिन वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले और अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंच गए। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। वह 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे। यूरोप में यह दौर था हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फांसीवाद का। नाजीवाद और फांसीवाद का निशाना इंग्लैंड था, जिसने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर एक तरफा समझौता थोप दिया था, जिसका बदला वह इंग्लैंड से लेना चाहते थे। भारत पर भी अंग्रेजों का कब्जा था और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को
हिटलर और मुसोलिनी में भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उनका ये मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से हिंदू पद्धति से विवाह किया। उन दोनों की एक अनीता नाम की बेटी भी हुई, जो वर्तमान में जर्मनी में सपरिवार रहती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले और ब्रिटिश हुकूमत और देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। वहां से वो जापान होते हुए सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। उस वक्त रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल बनी। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आजाद हिंद फौज का गठन भी किया। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को वर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" दिया। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास एक हवाई दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मौत की खबर सुनाई पड़ी, लेकिन उनका शव नहीं मिला। नेताजी की मौत के कारणों पर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। फैजाबाद जिले के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक में नेताजी के होने को लेकर कई दावे पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध बनी रही। छत्तीसगढ़ राज्य में तो सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया, लेकिन राज्य सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और फाइल ही बंद कर दी। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश की आज़ादी के लिए, हम सभी के स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए। उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई या कैसी हुई, यह आज भी एक पहेली बनी हुई है, लेकिन उनके विचार, उनकी देशभक्ति और उनका संघर्ष आज भी हम सभी के दिलों में जिंदा है और हमेशा उनका दिया गया नारा "जय हिंद" हमारे देश की धड़कनों में गूंजता रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ आज की ये प्रेरणादायक कहानी समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।